यूरोप के ज्यादातर बड़े और प्रसिद्ध देशों में ईसाई आबादी बहुसंख्यक है। ऐसे ही एक देश है स्पेन, जिसकी आबादी करीब 4.8 करोड़ है और इसमें से 97% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। लेकिन एक ऐसा दौर था जब स्पेन में इस्लाम की हुकूमत होती थी। यही नहीं, 750 सालों तक स्पेन में इस्लाम को मानने वाले राजाओं ने हुकूमत की। इस लंबे दौर में इस्लाम न सिर्फ स्पेन में फला फूला, बल्कि स्पेन यूरोप में इस्लाम का एंट्री गेट भी था। यानी कि इसी देश से होते हुए इस्लाम की एंट्री भी यूरोप में हुई थी। मध्यकाल में स्पेन ही ऐसा देश था पश्चिमी यूरोप में जो किसी भी मुस्लिम शासक के अधीन आया। यही वजह है कि स्पेन एक इंटरेस्टिंग केस बन जाता है स्टडी के लिए, क्योंकि अपने 750 सालों के मुस्लिम शासन के दौरान स्पेन में तरक्की ज्यादा हुई, युद्ध कम हुए। 10वीं सदी में जब उमैयद शासकों के अधीन स्पेन था, तब वो यूरोप के सबसे अमीर साम्राज्यों में से एक था। इस दौरान यहाँ पर कॉलेज से लेकर लाइब्रेरी और बिल्डिंग्स का जो डेवलपमेंट हुआ, उसके चलते इसे स्पेन का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। यह भी माना जाता है कि पहली दूसरी शताब्दी में स्पेन में जो तरक्की रोमन साम्राज्य के दौरान आई थी, वैसी ही तरक्की स्पेन ने इस्लामिक शासन के दौरान भी देखी थी। लेकिन फिर 15वीं सदी में स्पेन से इस्लामिक शासन का अंत हो गया। एक प्रसिद्ध ग्रेनाडा की लड़ाई में मुस्लिम शासकों को कैथोलिक चर्च ने हरा दिया। आज हम स्पेन में इस्लाम के उदय और पतन की कहानी को जानेंगे। आखिर कैसा था स्पेन का इस्लामिक शासन और आखिर किन वजहों से स्पेन में इस्लामिक शासन खत्म हो गया। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा इन सारी बातों को जानने के लिए, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, ठंड से बचना है और स्टाइलिश भी दिखना है तो आप इन बॉम्बर जैकेट्स को ट्राई कर सकते हो, या फिर ये यूटिलिटी जैकेट्स को भी देख सकते हो। लिंक आपको शॉप नाउ पर क्लिक करके मिल जाएगा, जरूर चेकआउट कीजिएगा। जिस स्पेन की कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, वो स्पेन कभी रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। अब ये तो आप जानते ही हैं कि रोमन साम्राज्य यूरोप के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था। इसका विस्तार अगर आप देखें तो यूरोप और अफ्रीका के कई हिस्सों तक फैला हुआ था। लेकिन दूसरी सदी आते आते यह साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा और आगे चलकर तीसरी सदी में यह एम्पायर दो हिस्सों में बट गया। पहला हिस्सा था ईस्टर्न रोमन एम्पायर, जिसे बाइजेंटाइन एम्पायर भी कहा गया। वही दूसरा हिस्सा था वेस्टर्न यूरोप का। इधर बाइजेंटाइन एम्पायर तो साल 1453 तक अस्तित्व में रहा और वेस्टर्न यूरोप पर शासन करता रहा। लेकिन ईस्टर्न यूरोप जल्दी ही पतन के कगार पर पहुंच गया और 5वीं शताब्दी में 476 ईस्वी के दौरान ही यह खत्म हो गया। इसकी जगह पर यहाँ कई छोटे छोटे राज्य बने। स्पेन भी इसी वेस्टर्न साम्राज्य का हिस्सा था और 476 एडी के बाद यहाँ दूसरे राजाओं का शासन स्टैब्लिश हुआ। स्पेन में 5वीं से 8वीं सदी तक विसिगोथ किंगडम का शासन था। इधर स्पेन में विसिगोथ किंगडम का जब शासन चल रहा था, तब उधर अरब के क्षेत्र में साल 632 में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हो चुकी थी और उनकी जगह राशिदुन खलीफा इस्लाम को फैलाने का काम कर रहे थे। इन्हें पवित्र खलीफा भी कहा जाता है। इस दौरान इस्लाम का प्रसार अफ्रीका, आज के टर्की और ईरान तक हुआ। 661 में उमैयद खलीफा ने राशिदुन खलीफा को रिप्लेस कर दिया। उमैयदों के दौरान इस्लाम का प्रसार सबसे ज्यादा हुआ। उनके काल में राजा दाहिर के सिंध से लेकर अरब के उत्तर से और अफ्रीका के ईस्टर्न हिस्से तक पहुंच गया था। अब अगर आप उमैयद डायनेस्टी के मैप को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उमैयद का एम्पायर हिस्पेनिया यानी कि स्पेन के बॉर्डर तक आ गया था और किसी भी समय इस्लामिक शासन का हिस्सा स्पेन बन सकता था। इस दौरान यहाँ पर विसिगोथ किंगडम का शासन तो था, लेकिन वो बहुत कमजोर था। यहाँ की कई अलग अलग ट्राइब्स थी जिनमें लड़ाइयाँ होती रहती थी, जिनके चलते ये किंगडम बहुत मजबूत नहीं हो पाया। जब उमैयद स्पेन के बिल्कुल करीब थे, तब यहाँ पर शासन था किंग रोड्रिक का। लेकिन स्पेन के अपने ही लोग इनको अपना राजा नहीं मानते थे और आपस में लड़ते रहते थे। जाहिर है कि उमैयदों को एक बड़ी टेरिटरी मिल रही थी जहां वो इस्लाम का झंडा गाड़ सकते थे। इसी बात का फायदा उठाकर फिर उमैयदों ने स्पेन पर अटैक कर दिया और स्पेन को अपने कब्जे में कर लिया। हालांकि इतिहास में इस कब्जे को लेकर एक बदले की कहानी से जोड़कर भी दिखाया जाता है। कहानी ये कहती है कि हिस्पेनिया के राजा रोड्रिक ने उनके किंगडम के एक नोबल काउंट जूलियन की बेटी के साथ हैरेसमेंट किया। इस बात से गुस्सा होकर जूलियन ने रोड्रिक से बदला लेने की ठानी। उन्होंने तय किया कि वो रोड्रिक को बर्बाद कर देंगे। इसके बाद काउंट जूलियन ने साल 711 में नॉर्थ अफ्रीका में राज कर रहे से मदद मांगी। ने मौके का फायदा उठाने के लिए अपने सबसे खास मिलिट्री कमांडर तारिख इब्न जियाद को जूलियन की मदद के लिए भेज दिया। अपनी एक बड़ी सेना लेकर जियाद ने हिस्पेनिया पर हमला कर दिया।
इस लड़ाई में स्पेन के राजा रोड्रिक की हार हुई और फाइनली स्पेन पर कब्जा हो गया। हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि जब जियाद ने अटैक किया तो स्पेन की सभी ट्राइब्स ने आपसी लड़ाइयां भूल गए वो लोग और उसके बाद हिस्पेनिया की रक्षा करने की कोशिश की। लेकिन किंग रोड्रिक की 30,000 की सेना जियाद की सिर्फ 7,000 की सेना के आगे ढेर हो गई। इस लड़ाई को इतिहास में बैटल ऑफ गुआदलेट कहा जाता है। ये वही टाइम पीरियड है दोस्तों जब भारत में सिंध पर भी उमैदों का हमला हो रहा था और मोहम्मद बिन कासिम सिंध के राजा दाहिर के ऊपर हमले करके उसको जीत लेता है। खैर, रोड्रिक को हराने के बाद हिस्पेनिया में इस्लाम की एंट्री हुई। अगर आप स्पेन का मैप देखें ध्यान से तो ये जिस पेनिनसुला पर पड़ता है वहां पर पुर्तगाल नाम का भी एक देश है और इस पूरे पेनिनसुला को आइबेरियन पेनिनसुला कहा जाता है। तो जियाद ने जब रोड्रिक को हरा दिया तो वो और आगे बढ़ा और विसिगोथ की राजधानी टोलेडो को उसने जीत लिया। अगले साल यानी साल 712 में मनसा मूसा भी अपनी सेना लेकर इस ओर बढ़ा और उसने मेरिडो नाम के एक इंपॉर्टेंट शहर को जीत लिया। एक साल बाद ज़ारागोसा नाम के हिस्से को भी उसने जीत लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस्लामिक कब्जे के दौरान जनता ने कोई बहुत बड़ा विरोध नहीं किया क्योंकि ये जनता अपने आप में ही आपसी झगड़ों से बहुत ज़्यादा परेशान थी। यही वजह है कि देखते ही देखते साल 728 तक हिस्पेनिया से विसिगोथ किंगडम पूरी तरह से खत्म हो गया। बस कुछ एक सालों में पूरे हिस्पेनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा उम्मैदों के कब्जे में आ गया। यानी कि उम्मैदों की राजधानी दमिश्क से अब हिस्पेनिया यानी कि आज के स्पेन का शासन चलने लगा। हिस्पेनिया को फिर एक नया नाम मिला जिसे अल अंदलूस कहा गया। लेकिन उम्मयद यहीं तक नहीं रुके। उम्मैदों ने अपने इस्लाम के प्रसार को जारी रखा। साल 732 में इन्होंने पेरेनीज माउंटेन को पार किया जो कि स्पेन और फ्रांस के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री बनाता है। इस माउंटेन को पार करके फ्रांस पर भी कब्जा करने की कोशिश की गई। इस लड़ाई को बैटल ऑफ टूर्स कहा जाता है। इस लड़ाई में हालांकि फ्रैंकिश सेना ने उम्मैदों को हरा दिया और वापस स्पेन की तरफ ढकेल दिया। इस तरह से अगर आप देखें तो एक लंबे टाइम पीरियड के लिए स्पेन में मुस्लिम शासन की स्थापना हो गई। हालांकि इस दौरान स्पेन एक ऐसे इंपॉर्टेंट फेज से निकला जब यहां पर बहुत बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट हुआ। इसी वजह से इस पूरे टाइम पीरियड को स्पेन का गोल्डन एज कहा जाता है। लेकिन इस गोल्डन एज की कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग है। 8th सेंचुरी के बीच में ही जब स्पेन पर कब्जा किए हुए बहुत टाइम नहीं हुआ था तभी दमिश्क में विद्रोह होने शुरू हो गए। इसकी वजह से उम्मयद खलीफा का शासन खत्म हो गया और एक दूसरे इस्लामिक खलीफा का शासन आया। इस शासन का नाम था अब्बासिद खलीफा। अब्बासिदों ने उम्मयदों के हर एक सपोर्टर को खत्म कर दिया। दमिश्क और आसपास के जितने भी उम्मयद खलीफा शासक थे उन सभी को मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन इसी बीच में साल 756 में अब्दुर रहमान द फर्स्ट नाम का एक रूलर अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। ये रूलर सीरिया के इलाके में शासन करता था। यहाँ से भागकर वो आइबेरियन पेनिनसुला पहुंचा और वहां पहुंचकर खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इसके बाद इसने खुद की इस्लामिक सल्तनत स्थापित की। इन्हीं के शासनकाल के दौरान स्पेन ने तरक्की का दौर देखा जिसे स्पेन का गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। इनकी राजधानी कॉर्डोबा थी जो आगे चलकर एक महान शहर के रूप में उभरता है। असल में स्पेन अगर आप देखें तो मेडिटेरेनियन यानी भूमध्य सागर के पास पड़ता है। इस सागर पर कभी उम्मैदों का कब्जा था जिसके चलते रोमन काल के ट्रेडिंग रूट को उम्मैदों ने खूब इस्तेमाल किया। आगे चलकर अब्बासिद खलीफा ने भी इस ट्रेड रूट का खूब इस्तेमाल किया। इसी ट्रेड रूट पर कोर्डोबा शहर भी पड़ता था जिसने उस दौरान बहुत तरक्की देखी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक तरफ जहां बाकी यूरोप इस दौर में अंधकार काल से जूझ रहा था, राजाओं के शोषण और सामंतवाद ने आम जनता के साथ साथ यूरोप की इकोनॉमी और समाज तक को बहुत ज़्यादा पिछड़ा बना दिया था, वहीं दूसरी तरफ इस्लामिक स्पेन में इस समय साइंस, लिटरेचर और फिलॉसफी जैसे सब्जेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहे थे। कुल मिलाकर मतलब यह है कि इस्लामिक शासन में स्पेन में तरक्की का दौर था जबकि बाकी का यूरोप पिछड़ेपन को झेल रहा था। इसी इस्लामिक शासन का नतीजा था कि इस दौर में कई मस्जिदें स्पेन में देखने को मिलती हैं जिसमें सबसे खास मस्जिद थी मॉस्क ऑफ कोर्डोबा। ये मस्जिद आज भी स्पेन के सबसे खास जगहों में से एक मानी जाती है। आगे चलकर अब्दुल रहमान द थर्ड ने अपने दादा की विरासत को आगे बढ़ाया। उस विरासत को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने इस शहर की तरक्की में 4 चांद लगा दिए। इस दौरान ये शहर मध्यकालीन यूरोप के सबसे बड़े शहर के रूप में उभरा। इस शहर की वैल्यू वही थी जो कभी भारत में पाटलिपुत्र या दिल्ली जैसे शहर की थी या फिर अरब में दमिश्क और बगदाद जैसे शहरों की थी। इस तरह से साल 732 से लेकर 1032 तक स्पेन में एक शांति और उन्नति का दौर चला जो यूरोप के बाकी देशों में नहीं था। अब अगर आप देखें तो 10th और 11th सेंचुरी तक यहाँ पर सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन जैसे कि कहा जाता है हर चीज का अंत तय है।
वही स्पेन में भी आगे जाकर होता है। 12वीं सदी से स्पेन में काफी बड़े बदलावों का दौर शुरू हुआ। इन बदलावों ने और कुछ घटनाओं ने स्पेन के साम्राज्य की जड़ें हिलाकर रख दी। इस घटना को इतिहास में रिकॉन्क्विस्टा कहा जाता है। अब ये रिकॉन्क्विस्टा क्या है और कैसे शुरू हुआ, आइए उसे भी जान लेते हैं, तभी हमें स्पेन में इस्लाम के डिक्लाइन की बात समझ आएगी। रिकॉन्क्विस्टा असल में दोस्तों क्रिश्चियन कम्युनिटी के युद्ध का ऐलान था, जिसका मकसद मुस्लिम शासन वाली जगहों को दोबारा हासिल करना था। कई हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स कहते हैं कि स्पेन में इसकी शुरुआत बैटल ऑफ गोवाडूंगा से हुई। असल में देखा जाए तो मुस्लिम रूलर्स का स्पेन पर तो कब्जा था, लेकिन पूरे आइबेरियन पेनिनसुला पर कब्जा नहीं था। इसी पेनिनसुला के उत्तर में एक विस्गोथिक राजा का शासन चलता था, जिनका नाम था डॉन पेलाओ ऑफ अस्तूरा। ये वो शख्स थे जिन्होंने हमेशा ही स्पेन के मुस्लिम शासन का विरोध किया, क्योंकि कभी ये देश विस्गोथिक किंगडम का हिस्सा था और साथ ही साथ ईसाई देश भी था। इस तरह से स्पेन के पड़ोस में उनका एक पक्का दुश्मन भी था, जो कि इस्लामिक शासन के टाइम से ही इस्लामिक रूलर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। ऐसी एक लड़ाई 8वीं सदी में हुई, जिसे बैटल ऑफ गोवाडूंगा के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि ये लड़ाई रिकॉन्क्विस्टा की शुरुआत थी। इस लड़ाई में स्पेन के मुसलमान शासकों की हार हो गई थी। इस तरह से 8वीं सदी से ही इस्लामिक शासन का विरोध करने वाली एक ताकत स्पेन के नॉर्थ में खड़ी हो गई। हालांकि शुरुआती 300 सालों में रिकॉन्क्विस्टा बड़े पैमाने पर शांत रहा, लेकिन 11वीं सेंचुरी में उम्मयद परिवार के अंदर ही अंदरूनी कलह हो गई। इस कलह ने बड़े पैमाने पर स्पेन की सत्ता को कमजोर करने का काम किया। असल में अब्दुल रहमान द थर्ड, जिनकी बदौलत स्पेन का गोल्डन टाइम पीरियड शुरू हुआ था, उनके बेटे अल हकम की 976 एडी में मृत्यु हो गई। ऐसे में सवाल खड़ा हुआ उत्तराधिकार का, तो कहा जाता है कि अल हकम ने मरने से पहले अपने बेटे अल हशम को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। लेकिन जब पिता की मृत्यु हुई तब उनके बेटे हशम सिर्फ 12 साल के थे, यानी कि वो अभी सत्ता संभाल नहीं सकते थे। इसीलिए उनके यहाँ पर काम अमीरों के ग्रुप ने मिलकर किया। लेकिन ये परंपरा आगे चलकर बहुत ज़्यादा खराब हो गई, क्योंकि उनकी खराब पॉलिसीज़ के चलते कई अमीरों ने सैलरी ना मिलने की वजह से कॉर्डोबा नाम के शहर को ही लूट लिया। इससे कॉर्डोबा के पतन का एक दौर शुरू हुआ, जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल पाया। अब यहाँ अंदरूनी कलह तो थी ही, साथ ही बाहरी ताकतों से भी लड़ाइयाँ चल रही थी। इसके चलते 11वीं सदी आते आते कभी उम्मयद शासन के दौरान गोल्डन एज देखने वाला स्पेन कई छोटे छोटे हिस्सों में बट गया, और इन हिस्सों को एक मिलाकर कहा गया ताइफास। दूसरी तरफ यूरोप में भी इस्लामिक शासन को लेकर एकजुटता आ रही थी। 1031 आते आते किंगडम ऑफ अस्तूरा भी 3 हिस्सों में बट गया, जिसमें बाकी के 2 हिस्से थे किंगडम ऑफ कास्टिल और किंगडम ऑफ लियोन। इस दौरान एक और किंगडम ऑफ एरागोन का भी जन्म होता है, स्पेन के बिल्कुल पड़ोस में। अगले कुछ दशकों तक इन क्रिश्चियन किंगडम्स ने एक साथ आकर इन सभी बटे हुए इस्लामिक राज्यों के खिलाफ लड़ना शुरू किया, एक एक करके। साल 1085 में किंगडम ऑफ लियोन और किंगडम ऑफ कैसल के राजा अल्फांसो द सिक्स्थ ने पड़ोस के बडाजोज और टोलेडो पर हमला किया। इस हमले से बचने के लिए टोलेडो के राजा ने नॉर्थ अफ्रीका में रूल कर रहे अल्मोराविद एम्पायर से मदद मांगी। अगले साल 1086 में अल्मोराविद ने स्पेन पर हमला किया और एक तरह से दोबारा सभी ताइफास को एक कर दिया। लेकिन अल्मोराविदों के साथ एक दिक्कत ये थी कि उन्हें इस्लाम से अलग दूसरे कोई भी धर्म बर्दाश्त नहीं थे। यही वजह है कि यहाँ बड़े पैमाने पर अत्याचार हुए ईसाइयों और यहूदियों पर। इसके चलते आइबेरियन पेनिनसुला पर फिर जितने रिकॉन्क्विस्टा हुए वो ज़्यादातर धार्मिक लड़ाइयाँ बन गई, यानी कि इस्लाम वर्सेस ईसाई धर्म की लड़ाइयाँ बन गई। खैर, तमाम युद्धों के बावजूद इस्लामिक सत्ता स्पेन में बची रह गई और नॉर्थ अफ्रीका में अल्मोराविद के बाद आने वाली डायनेस्टी यानी कि अल्मुहाद का राज हो गया। साल 1212 में अल्मुहाद डायनेस्टी को ईसाइयों ने मिलकर हरा भी दिया। फिर अगले 50 सालों में आइबेरियन पेनिनसुला पर इस्लामिक रूल को लगभग खत्म करते हुए किंगडम ऑफ पुर्तगाल, किंगडम ऑफ कैसल और किंगडम ऑफ अरागोन ने पूरा कब्जा कर लिया और अपना वहां पर कंट्रोल स्टैब्लिश कर दिया। लेकिन फिर भी स्पेन के कुछ हिस्सों पर अभी भी अल्मोहाद का कब्जा था। इसी अल्मोहाद का विरोध करके एक और मुस्लिम सल्तनत खड़ी हुई, जो आइबेरिया का आखिरी मुस्लिम स्टेट था, और इसका नाम था ग्रेनाडा। ग्रेनाडा किंगडम ऑफ कैसील के संरक्षण में रहा और अगले 200 सालों तक सत्ता में बना रहा। हालांकि अभी इस किंगडम में कोई पहले जैसी ताकत नहीं थी। फिर आखिर में साल 1469 में कैस्टिल किंगडम की रानी इसाबेला और एरागोन के राजा फर्डिनेंड सेकंड ने आपस में शादी कर ली और इस तरह से स्पेन की स्थापना होती है, मॉडर्न स्पेन की स्थापना होती है। इसी के साथ साइबेरिया में 700 साल से चले आ रहे मुस्लिम रूल का एंड भी हो जाता है, क्योंकि जो ग्रेनाडा था उसको ये लोग अपने बाउंड्री में मिला लेते हैं।
तो दोस्तों ये थी कहानी स्पेन में इस्लाम के आने और उसके पतन की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।